हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस कहानी में। मेरा नाम कल्पना है। मुझे ससुराल आने के बाद अपने पति की सच्चाई पता चली थी कि उनके नाम से एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, और फिर पैसों के लालच में आकर मैं अपने ससुर पर अपने हुस्न का जादू चलाने लगी। मैं उनके सामने इस तरह के कपड़े पहन कर जाती थी जिससे कि मेरा आधा तन बदन दिखता रहता था, और फिर एक रात में ससुर के कमरे में अपनी नाइट गाउन पहनकर पहुंच गई। और फिर जैसे ही मेरे ससुर की नजर मुझ पर पड़ी, वो तो अपना घोड़ा सहलाने लगे। मेरा नाम कल्पना है। आज मैंने नीले रंग का गाउन पहन रखा था जो कि फुल सेलेब्स थी। उस गाउन में मैं देखने में बहुत ही कड़कदार लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई आसमान से उतरी हुई चमकती बिजली हूँ। मैंने आईने के सामने जाकर खुद की नजर उतारी, और फिर जब खुद को आईने में निहारा तो बस खुद को देखते ही रह गए। मेरे डार्क रेड कलर की लिपस्टिक और उस पर खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास था कि आज मेरे ससुर बस मुझे देखते ही रह जाएंगे, और वो मेरे इस रूप को देखकर खुद को मेरे पास आने से रोक नहीं पाएंगे। और फिर जब वह मेरे पूरे करीब आ जाएंगे, फिर मैं उनके सामने अपने इस रूप का वो जादू दिखाऊंगी जिसे वो अपने पूरे जीवन भर नहीं भूलेंगे। मेरे इस रूप को देखकर कोई भी मर्द पागल हो सकता था, लेकिन मुझे किसी और मर्द को नहीं बल्कि अपने 55 साल के ससुर को अपने हुस्न के जाल में फंसाना था और उनसे अपना काम निकलवाना था। मेरे ससुर जो 55 साल के थे, काफी समय से अकेले जिंदगी गुजर रहे थे, क्योंकि मेरी सास बहुत सालों पहले ही उन्हें छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। और अब इस घर में सिर्फ मैं, मेरे ससुर और मेरे पति ही रहते थे। मैं तो कब से ये चाह रही थी कि मैं अपने ससुर को अपने काबू में कर लूं। किसी मर्द को अपने हुस्न के जाल में फंसाना कोई बहुत बड़ी मुश्किल काम नहीं होता है। मैं तो वह चिंगारी थी जो किसी के भी दिल में आग लगा सकती थी, और मुझे पूरा विश्वास था कि आज की रात में अपना मकसद हासिल कर लूंगी और अपने ससुर को अपना दीवाना बनाकर रहूंगी। एक बार वो जैसे ही मेरे हुसैन के जाल में फंसेंगे, खुद ब खुद उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरी झोली में आ जाएगी। एक बार फिर से अपने हुस्न को निहार कर और खुद अपनी तारीफ करके इस बार मैंने जूस का गिलास उठाया जिसमें मैंने पहले ही नशे की गोलियां डाल दी थी। मैंने सोच लिया था कि अगर वो आसानी से मेरे काबू में ना आया तो या नशे की गोली मेरा काम आसान कर देगी, फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा। यही सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे इस तरह देखकर मेरे बुढ़े ससुर का क्या हाल होता होगा। मुझे यकीन था वो खुद ही मेरे कदमों में आ बैठेंगे। ये सब कुछ मैं अपने लिए ही तो कर रही थी, अपने खातिर ही तो मैंने उसके बेटे से शादी की थी। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। पैसा वह चीज है जो इंसान से कुछ भी कराने को मजबूर कर देता है, जिसे हासिल करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। और मैं भी इसी पैसे के पीछे पागल थी, और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पैसा थी, और अब मैं किसी भी हाल में उसे दूर नहीं करना चाहती थी। फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने ससुर के साथ ही क्यों ना सोना पड़ता, मैं अपने ससुर के साथ वो करने को भी तैयार थी। आज की रात मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। वो सब कुछ मुझे हासिल होने वाला था जो मैं बचपन से चाहती थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 1 बज रहे थे। मुझे मालूम था कि इस वक्त इस बड़े से बंगले में मेरे और मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि सारे नौकर रात के 10 बजते बजते ही अपने क्वार्टर चले जाते थे और फिर सुबह होने पर ही वापस आते थे। अब मैं जूस का ग्लास लिए छोटे छोटे कदमों से अपने ससुर के कमरे की तरफ जाने लगी, और फिर जैसे ही मैं कमरे के पास पहुंची तो मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो वो खुद ब खुद खुल गई। मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे भाग्य भी मेरा साथ दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, क्योंकि मेरे ससुराल में करोड़ों का बंगला, लग्जरी गाड़ियां, बैंक बैलेंस क्या कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था मेरे ससुर का था। और यही एक बात मेरे दिल को चीरने के लिए काफी थी। मैंने इस गलत फहमी में अपने पति से शादी कर ली थी कि वह करोड़पति आदमी है, लेकिन शादी के अगले दिन ही मुझे अपने पति की हैसियत का अंदाजा हो गया था, और अब मुझे अपने इस फैसले पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हो रहा था। काश की शादी से पहले मुझे पता होता कि सब कुछ मेरे ससुर के नाम पर है, और मेरे ससुर मेरे पति से हद से ज्यादा नफरत करते हैं, तो मैं अपने पति की जगह अपने बुढ़े ससुर से ही शादी रचा लेती, क्योंकि मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ पैसा हासिल करना था। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी
और मेरा पति मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। वह किसी भी सूरत में मुझे छोड़ने वाला नहीं था और उससे तलाक लेकर भी कुछ हासिल होने वाला नहीं था। मैं जब शादी करके नई नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी तो उसी दिन खाने के टेबल पर मेरे ससुर ने मेरे पति को सब नौकरों के सामने इतनी बातें सुनाई कि मुझे उसी दिन अंदाजा हो गया था कि इस घर में मेरी क्या हैसियत है। मेरे पति चुपचाप नौकरों के जैसा सर झुकाकर मेरे ससुर की बातों को सुन रहे थे और उसी दिन से मेरे दिल में ये बात घर कर चुकी थी कि जब इस घर में मेरे पति की कोई हैसियत नहीं है तो भला इस घर में मेरी क्या हैसियत होगी, मेरा क्या सम्मान होगा। लेकिन मेरे ससुर मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों रखते थे, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। मैंने मालूम करने की बहुत कोशिश की और अपने पति से भी पूछा कि आखिर आपके और आपके पिताजी के बीच क्या समस्या है जो वो आपसे इतनी नफरत करते हैं। आखिर आप किस तरह से इस मामले को सुलझा लीजिए। लेकिन मेरे पति मुझे कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। मैं चाहती थी किसी तरह ये मामला सुलझ जाए तो खुद ब खुद सारी जायदाद मेरे पति के नाम हो जाती, क्योंकि वह अपने बाप का इकलौता बेटा था। लेकिन ये हो नहीं पा रहा था। मैंने नौकरों से भी इस बारे में बात की, कभी अपने पति को खरीदने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा था। सब यही बात करते थे कि बड़े साहब गुस्से में तेज है और वो छोटे साहब से हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं। और जब मैं अपने पति से इस बारे में बात करती तो मेरे पति अपने आप के बारे में एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करते थे। और जब मैं उन पर जोर देती हूँ तब वो गुस्सा होकर कमरे से बाहर चले जाते थे। और फिर इसी तरह समय गुजर रहा था और मेरे अंदर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। मैं इस बड़े से बंगले में छोटे से छोटी चीज के लिए भी तरसने लगी थी, क्योंकि मेरे पति अपने पिता का ही कारोबार संभालना था और उनको एक सीमित अवधि में पगार मिलती थी। उसके पास मुझ पर खर्च के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उन्हें इतना ही पगार मिलता था जिससे कि हम दोनों की बस जरूरत ही पूरी हो पाती थी। मैं अपने पति से जब भी किसी चीज की जीत करती तो मेरा पति हिसाब किताब लगाने बैठ जाता था कि वह चीज उसकी तनख्वाह से आ भी सकती है या नहीं, और यही बात मेरे तन बदन में आग लगाने के लिए काफी थी। दिन गुजरने के साथ साथ मेरे अंदर पैसों की ललक बढ़ती ही जा रही थी। कहने को तो मैं महल में रहती थी, लेकिन मेरी औकात भी नौकरों जैसी ही थी। ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे ना घर में। नौकर मेरी कोई बात घर में अगर किसी का सिक्का चलता था तो वह मेरे ससुर थे। खाना तक उनकी मर्जी से ही बनता था और वही सब कुछ ना चाहते हुए भी मुझे खाना पड़ता था। मेरे ससुर के मुंह से जो बात निकल जाती थी वह पत्थर की लकीर बन जाती थी। नौकर उनकी बातों से एक जरा भी इधर उधर नहीं होते थे, क्योंकि सभी को अपनी नौकरी प्यारी थी। माफी की इस घर में कोई गुंजाइश नहीं थी। सारे नौकर भी मेरे ससुर के आगे थर थर कांपते थे। अब मैं अपने पति से इन सब बातों को लेकर अक्सर झगड़ा करने लगी थी तो मेरे पति कहते थे कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है और तुम गुजारा नहीं कर सकती हो तो हम लोग किराए के घर में चलते हैं। और ये बात सुनकर मेरा दिमाग और भी खराब हो जाता था और फिर मैं खामोश होकर बैठ जाती थी और सोचती थी कि कम से कम रहने के लिए ये आलीशान घर तो मिला हुआ है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैंने अपने सारे सहेलियों को बता दिया था कि मेरी शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई है। अगर मैं किसी छोटे से किराए के घर में चली जाती तो मेरी नाक कट जाती। कुछ महीनों में मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अगर मैं पूरी तरह से जियादात का मजा उठाना चाहती हूँ तो मुझे अपने ससुर का दिल जीतना होगा। मेरे पति को ये बात पसंद आई या फिर ना आए, मेरी नजर में मेरे पति की कोई अहमियत नहीं थी। मैं तो अपने पति से प्यार भी नहीं करती थी। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही इससे शादी की थी। लेकिन मेरे पति मुझे बहुत ही प्यार करते थे। भले ही उनके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे पति अपने प्यार में कोई भी कमी नहीं होने दी थी। उन्हें तो जब भी मौका मिलता मेरे साथ अपने प्यार की कहानी लिखने लगते थे, लेकिन फिर भी मेरा दिल नरम नहीं होता था, क्योंकि प्यार करने से पेट नहीं भरता है। ये सब केवल किताबों और कहानियों में ही अच्छी लगती है। इस दुनिया में अगर रहना है तो पैसों का रहना बहुत ही जरूरी है, और यही मेरी सोच थी। मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे पास इतना पैसा हो कि सब मेरे गुलाम बन जाए, और मैंने यही सोचकर अरमान से शादी की थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। शादी करके जब मैं इस घर में आई थी तो मुझे और मेरे पति को एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। वो छोटा कमरा स्टोर रूम के लायक था, जिसमें ना ही ज्यादा सामान था और ना ही कोई एसी लगा था।
ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर ने तरस खाकर मेरे पति को ये जगह दी है। काश मुझे शादी के पहले ही अपने पति की हैसियत पता चल जाती तो मैं इनसे शादी करने की गलती कभी भी नहीं करती। लेकिन ये गलती सिर्फ मेरी ही थी। मैंने कभी भी मोहित के पर्सनल लाइफ के जानने के बारे में कोशिश नहीं की थी और मैंने कभी मोहित से ये भी नहीं पूछा था कि ये फ्टरी बांग्ला, ये सब किसके नाम से है। मैं तो सोचती थी कि मोहित इकलौता औलाद है तो ये सब प्रॉपर्टी का मालिक मेरा पति ही होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने ससुर का दिल जीत सकूं और मैं इसके लिए कोशिश भी जारी कर दी थी। मैंने उनका सेवा करना शुरू कर दिया था। उन्हें कभी चाय बनाकर देती, कभी जूस देती तो कभी नए नए तरीके की खाना बनाकर पेश करती। मैं अपने ससुर के सामने ऐसे कपड़े पहनती कि मेरा आधा शरीर दिखाई देता था, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं होता था। और फिर एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जो मेरे ख्यालों के बिल्कुल ही खिलाफ था। मेरे पति काम से वापस लौटा तो सीधा अपने पिताजी के कमरे में चला गया। मैं अपने पति को मेरे ससुर के कमरे में जाते हुए नहीं देखा था। मुझे लगा शायद कोई जरूरी काम होगा, क्योंकि आज तक मैंने अपने पति को कभी भी अपने ससुर के कमरे में जाते हुए नहीं देखा था, इसलिए मुझे बहुत ही अलग सा लगा। लेकिन थोड़ी देर में ही मुझे दोनों के झगड़ने की आवाज मेरे कानों में पड़ने लगी। वह दोनों पूरी तरह झगड़ रहे थे। पहले मैंने सोचा कि जाकर पति को रोकती हूँ कि झगड़ा ना करें, नहीं तो वो हमें इस घर से भी निकाल देंगे। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं इन दोनों के झगड़े में मैं अपने ससुर के सामने बुरी साबित ना हो जाऊं, इसलिए मैंने वहां जाना ठीक नहीं समझा और उन लोगों के झगड़ा शांत होने का इंतजार करने लगी। करीब आधा घंटा बाद दोनों बाप बेटा झगड़ा करके अब खामोश हो चुके थे और मेरे पति गुस्से में मेरे पास आए और मुझे कहने लगे, अपना सामान पैक करो, अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, मैं किराए के घर का इंतजाम करता हूँ और फिर इसी वक्त हम दोनों या घर छोड़कर चले जाएंगे। मैंने अपने पति को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे पति के सर पर गुस्सा सवार था और वो मेरी एक बात भी नहीं सुनने लगे और बस एक बात ही कहने लगे कि अब एक पल भी इस घर में नहीं रहना। और फिर देखते ही देखते उसने मेरा और अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और सामान बांधकर मेरा हाथ पकड़कर इस बड़े बंगले से निकल आया। मेरे दिल तो बुरी तरह से बेचैन हो गया था। मैं अपने ससुर का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी और मेरे पति ने तो इतना बड़ा फैसला कर लिया था। मैं किसी भी सूरत में इस महल जैसे घर को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन पति के आगे मजबूर थी। मेरा पति मुझे एक छोटे से घर में लेकर शिफ्ट हो गया और अपनी नौकरी भी बदल ली। मेरे दिल में जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वह भी खत्म हो गई और अब तो जिंदगी फिर वापस वही आ गई थी जहां से शुरू हुई थी। छोटे से घर से उठकर मैं बड़े घर में पहुंची थी और अब फिर वापस से छोटे से घर में आ गई थी। मेरे और मेरे पति के बीच अब छोटी मोटी बातों पर झगड़ा शुरू होने लगा था। मैं अक्सर उसे कहती थी कि आपने गलत फैसला लिया है। ऐसी कौन सी बात थी जिस पर कि आपने अपने पिताजी से इस तरह झगड़ा किया। मेरी बात सुनकर मेरा पति खामोश हो जाता और गहरी नजरों से मुझे देखने लगता था। कभी कभी तो मुझे उसकी खामोशी बहुत ही अजीब लगती थी। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि मैं एक हफ्ते के लिए कारोबार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। वो चाहते थे कि मैं अपनी माँ के घर चली जाऊं और जब वो वापस आए तो मुझे वहां से ले आएंगे, लेकिन मैंने मना कर दिया और अपने पति को कह दिया कि मैं अकेली रह सकती हूँ, कोई परेशानी नहीं है। मेरा पति कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बाप से किसी भी तरह का कोई संबंध मत रखना। अगर वो यहाँ पर आए तो उनसे बात करने की जरूरत भी नहीं है। वो मुझसे हद से ज्यादा नफरत करते हैं और मुझे डर है कि कहीं वो मुझे तेरे खिलाफ ना कर दे। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई और मेरे दिल में ख्याल आया कि ये तो अच्छा मौका है। अब मैं इस मौके का भरपूर फायदा उठाऊंगी, क्योंकि भी शहर से बाहर जा रहे थे और अब मैं अपने बुढ़े ससुर को अपने जाल में फंसा सकती थी। वो एक मर्द है, कब तक मेरे हुसैन के जादू से बच पाएंगे। अपने के पति की गैर मौजूदगी में मैं आराम से उनके बंगले पर आ सकती थी और ये सब सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मेरा पति पूछने लगे, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हो? मैंने मुस्कुराते हुए पति से कहा, बस सोच रही हूँ कि इस बार जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको एक सरप्राइज दूंगी। मेरे पति मुझसे बहुत ही प्यार करते थे। मेरे मुंह से ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो गए और फिर मुझे गले लगाकर कहने लगे, अपना ख्याल रखना, मैं एक हफ्ते में लौट आऊंगा
और ये कहकर वो अपना सामान उठाकर घर से चला गया। उसके जाते हैं मैं सुकून का सांस ली। इस छोटे से घर में मेरा दम घुटता था। मेरे पति नहीं, मुझे प्यार के अलावा और कुछ भी नहीं दिया था, और प्यार का मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं था। मतलब था तो सिर्फ पैसों का। अब मुझे एक बार फिर अपने ससुर के घर जाना था और अपनी किस्मत आजमाना था। शाम के समय में अपना थोड़ा सा सामान लेकर अपने ससुर के दरवाजे पर पहुंच गई। ससुर ने जैसे ही मुझे दिखा बहुत ही हैरान हुए, तो मैंने उन्हें रोते हुए बताया कि उनका बेटा मुझे तन्हा छोड़कर दूसरे शहर चले गए हैं, और जब तक वो वापस नहीं आते हैं आप मुझे अपने पास रख लीजिए। मेरे ससुर मुझे हैरत भरी नजरों से देखने लगे और फिर अपने नौकर को कहकर मेरा कमरा खुला दिया। मेरे ससुर ने मुझसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे। अब मुझे बहरात का इंतजार था कि जब मैं आसानी से अपना मकसद पूरा कर सकती थी। रात के 1 बजे में खूब तैयार होकर अपने ससुर के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई। मेरे हाथ में जूस का गिलास था जिससे मैं नशे की गोली मिलाई थी। मेरा इरादा था कि अगर मेरे ससुर खुद मेरा दीवाना नहीं होते हैं तो मैं उन्हें ये जूस पिला दूंगी, और जब वो नशे के बाद अपना होश खो बैठेंगे फिर मैं उनके साथ अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगी, जिसके द्वारा मैं उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे हासिल करती रहूंगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरा ये सारा प्लान एक झटके में ही खत्म हो जाएगा। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गई थी तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरे कमरे में मेरे ससुर अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ मेरे पति भी मौजूद थे। वह दोनों आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ देखकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्योंकि मैं खुले बदन ही उनके कमरे में दाखिल हुई थी। और फिर जैसे कि मेरे पति की नजर मुझ पर पड़ी, वो आश्चर्यचकित होकर मेरी तरफ एकटक देखने लगे। ससुर के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। अरमान को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरे ससुर मुस्कुराकर मेरी तरफ देखे और कहने लगा, बहू अंदर आओ, दरवाजे पर क्यों रुक गई? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कुछ हो गया हो। मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रखा था। कुछ देर पहले मैं अपने जीस हुस्न पर इतरा रही थी, और अब अपने पति को सामने पाकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे खुद को कहीं छुपा लूं। ऐसा लग रहा था कि जमीन फटे और मैं उसके समझ आऊं। मेरे पति भी धीरे धीरे चलकर अब मेरे करीब आ गए और मेरे आंखों में आंखें डालकर पूछने लगे, ये सब क्या है? मेरी जुबान पर तो ताला लग गया था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था कि मेरे पति ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और मैं फर्श पर जाकर गिर गई, और फिर मेरे पति ने वहीं खड़े खड़े मेरे मुंह पर तलाक के पेपर मार दिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे पति जो मुझसे इतना प्यार करते थे वो मुझे तलाक कैसे दे सकते हैं। वो तो मेरी मोहब्बत का दीवाना था। मोहित के आंखों में आंसू थे और अब वो मुझसे कहने लगे, मेरे बाप ने मुझे शादी से पहले ही तुम्हारी सारी सच्चाई बता दी थी और बता दिया था कि तुम सिर्फ पैसों के खातिर मुझसे शादी कर रही हो। लेकिन मैंने अपने पापा की बात नहीं मानी और मैंने पापा से यही कहा कि हर गरीब लड़की पैसों की दीवानी नहीं होती। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मेरे पैसे से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। फिर पापा ने मुझे कहा कि तुम आजमा कर देख लो, और फिर आज मेरे पापा ने जो बात मुझे कही थी वही सच हुआ। मेरे पापा तुम्हें पहले से ही जानते थे, क्योंकि तुम मेरे पापा के कंपनी में ही काम करती थी, इसलिए उन्हें तुम्हारी सच्चाई पता थी। पापा ने मुझे कहा था कि तुम सिर्फ पैसों की लालची हो, लेकिन मुझे अपने प्यार का पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने पापा से शर्त लगाया कि मैं पापा को गलत साबित कर दूंगा कि तुम गलत लड़की नहीं हो। तुम्हें सिर्फ मुझसे मोहब्बत है, पैसों से नहीं। पापा मुझसे नफरत नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हें आजमाने के लिए पापा ने मुझे नौकर बना दिया और खुद ही मालिक बन गए। पापा को विश्वास था कि मैं ही गलत साबित होगा, इसीलिए उन्होंने तलाक के पेपर पहले बनवा रखे थे। वह मेरी जिंदगी में तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तुम एक लालची लड़की थी। मुझे लगा था कि मेरे खाली हाथ होने पर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मुझे पहले जैसे ही मोहब्बत करोगी, लेकिन तुम गुजरते वक्त के साथ साथ मुझसे दूर होती चली गई। लेकिन फिर भी मैंने अपने मोहब्बत में कोई कमी ना छोड़ी। मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हें जीत लेना चाहता था, लेकिन दौलत की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया और छोटी छोटी बातों पर मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। मेरे पिताजी बार बार मुझे फोन करते रहे और यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि वो सच कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका भरोसा ना कर सका। पिताजी ने मुझे एक आखिरी खेल खेलने के लिए कहा था कि तुम दूसरे शहर जाने का नाटक करो
और फिर देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे क्या करती है। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। मैंने ऐसा ही किया। दूसरे दिन ही मैं अपने पापा के पास आ गया। मैं देखना चाहता कि तुम अब क्या करोगी। मुझे विश्वास था कि मेरी मोहब्बत ही जीतेगी, पापा हार जाएंगे। लेकिन पापा की बात सच साबित हुई। तुम यहाँ चली आई और रात अंधेरे में इस तरह कपड़े पहनकर पापा के कमरे तक पहुँच गई। यकीनन तुम्हारा मकसद पापा को अपने जाल में फंसाकर ज्यादा हासिल करने का था। लेकिन जान लो कि मैं और मेरा पापा अब तुम्हारे किसी धोखे में नहीं आएंगे। मेरे आंखों पर जो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, आज वो हट चुकी है। अब तुम्हारा मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, इसलिए तुम अभी और इसी वक्त इस घर से और मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मोहित अब दोबारा मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। मेरे ससुर खामोशी के साथ बिस्तर पर बैठे हुए थे। उन्हें भी अपने बेटे को लेकर बहुत ही तकलीफ हुई थी। उन्होंने अपने बेटे की आंखें जरूर खोल दी थी, लेकिन उनके बेटे का दिल भी टूटा था। मैंने रोते हुए मोहित से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मोहित ने मुझे माफ नहीं किया, बल्कि आंधी रात को ही मुझे घर से निकाल दिया। मैंने अपना थोड़ा सा सामान लिया और अपनी माँ के दरवाजे पर चली आई, और आज भी मैं अपनी माँ के दहलीज पर ही बैठी हुई हूँ। मुझे मेरे पति के साथ बिताए हुए हर पल बहुत ही याद आते हैं। काश उस समय मुझे ये एहसास होता कि मेरे पति मुझे सच्ची मोहब्बत करते हैं, और उस मोहब्बत के आगे दुनिया की कोई भी दौलत फीकी थी। मेरे पति ने मुझे दुनिया के ऐशो आराम और महंगे गिफ्ट तो नहीं दिए, लेकिन अपना प्यार कभी भी कम नहीं होने दिए थे। माँ के घर आने के बाद दूसरे दिन ही मोहित मुझे 8 लाख भेज दिए थे। अब मैं अपनी जिंदगी में तन्हा और उदास हूँ। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मेरी आप सबसे विनती है कि लालच में आकर कभी भी अपना घर बर्बाद ना करें। अगर दुनिया में कोई चीज कीमती है तो वह है एक ऐसा इंसान जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएगा, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, इसलिए कहानी का फुल मजा लेने के लिए लास्ट तक बने रहे। जब मैं जालीदार नाइटी पहनकर छत पर गई, तब चाचू मुझे देखते ही रह गए। चाचू मुझसे कहने लगे, आज तो तुम कयामत लग रही हो। आज तो तुम्हें देखकर दिल में पता नहीं कुछ कुछ हो रहा है। कविता, क्या तुम भी यही महसूस कर रही हो? मैंने कहा, चाचू मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? चाचू कहने लगे, जब भी तुम्हारी चाची इस तरह की नाइटी मेरे सामने पहनकर आती है तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाता, और आज जब तुम्हें इस तरह के कपड़ों में देखा है तो मेरा मन अंदर ही अंदर मचल रहा है। क्या तुम समझ सकती हो? ये बात सुनकर मैंने अपनी नजरें नीची कर ली। फिर चाचू ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। चाचू मुझसे पूछने लगे, क्या कॉलेज में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं चाचू, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो फिर मोहल्ले पड़ोस में तो होगा ही। चाचू ने पूछा। मैंने कहा, नहीं चाचू, मुझे अपनी पढ़ाई से कहाँ वक्त मिलता है। चाचू बोले, कविता, अब तो तुम जवान हो गई हो, इस उम्र में भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आखिर तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? इस उम्र में आकर तो लड़कियां बॉयफ्रेंड को कपड़ों की तरह बदलती है, और तुम हो कि अभी भी पुराने जमाने व जिंदगी जी रही हो। इस पर मैं थोड़ी शर्मा गई और खामोश रही। फिर चाचू मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर बोले, क्या कभी तुम्हारा मन नहीं करता किसी मर्द के साथ वक्त गुजारने के लिए? मैंने कहा, चाचू अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला। चाचू कहने लगे, अच्छा तो ये बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मैंने कहा, चाचू आप तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। चाचू बोले, अच्छा तो ये बताओ मेरे साथ बात करना तुम्हें कैसा लगता है? मैंने कहा, चाचू बहुत अच्छा लगता है। इतना सुनकर चाचू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट छा गई और उन्होंने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मेरा भी दिल अंदर से मचल रहा था, मैं भी खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। और फिर उस रात हम दोनों ने मिलकर, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, मेरा नाम कविता है
और मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। जून का महीना था, मेरे स्कूल में छुट्टियां चल रही थी। इन्हीं छुट्टियों में जून के महीने में शादियों का भी मौसम था। एक शादी मेरे घर में भी थी, जिसमें मेरे घर के सभी लोगों को जाना बहुत जरूरी था। मेरे घर के सभी लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि घर में कौन रुकेगा और घर की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि मेरे गांव में इस समय चोरी बहुत हो रही थी। इसी एक हफ्ते में 2-3 घरों में चोरियां हुई थी। घर बंद करके शादी में जाने पर घर में चोरी होने का भी डर बना रहता है, इसलिए सभी का साथ जाना भी संभव नहीं हो पा रहा था। मेरे पापा के सबसे अच्छे दोस्त के बेटे की शादी थी, इसलिए मम्मी पापा का जाना भी बहुत जरूरी था। अगर मम्मी पापा नहीं जाते तो मेरे पापा के दोस्त बहुत गुस्सा होते, इसलिए उनका भी जाना जरूरी था। सबने मिलकर फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूंगी। मैं भी अंकल के यहाँ शादी में जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर पर कौन रुकेगा, बस यही सब सोचकर मैं नहीं गई और घर पर ही रुक गई। लेकिन पापा मुझे घर पर अकेला छोड़कर कैसे जा सकते थे, क्योंकि मैं तो एक लड़की थी। अगर कोई चोर भी आ जाए तो मैं भला अकेली लड़की क्या कर पाऊंगी। पापा ने ये सब सोचा और फिर पापा ने अपने सबसे खास और भरोसेमंद आदमी को कॉल किया और कहने लगे, यार राजेश, एक काम है। 2-3 दिनों के लिए हम एक शादी में जा रहे हैं और घर में मेरी बेटी अकेली है। घर में एक लड़की का अकेले रहना सही नहीं लगता, तो अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे यहाँ रुक सकते हो। राजेश चाचू मेरे सगे चाचू नहीं थे, वह मेरे पापा के मुंह बोले भाई थे और उनका हमारे घर आना जाना हमेशा से ही था। वह कहने लगे, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। जैसे मैं यहाँ से अपनी जॉब के लिए जाता हूँ, वैसे ही वहाँ से चला जाया करूँगा। वैसे भी मैं सिर्फ रात में ही घर पर आता हूँ, तो रात में मैं तुम्हारे घर पर सो जाया करूँगा। चाचू ने हमारी मदद करने के लिए कहा और मैं अकेली ना रहूं, इसलिए चाचू रात को हमारे घर पर सोने के लिए तैयार हो गए। वो मेरे पापा से कहने लगे, आप चिंता ना करें, मैं हूं तो कोई परेशानी की बात नहीं होगी। चाचू की शादी 4 साल पहले हो चुकी थी। वह दिल्ली के रहने वाले थे। दिन में पापा और मम्मी नहा धोकर जाने के लिए तैयार हो गए और शाम को निकल गए। उसके बाद शाम को जब चाचू आ रहे थे, तब उन्होंने मुझे कॉल की और पूछने लगे, क्या खाओगी कविता। मैंने कहा, चाचू थोड़ा सा पनीर की सब्जी लेकर आना, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी बहुत ज्यादा पसंद थी। मैंने रोटी और चावल बना लिए थे। शाम को जब चाचू आए तो वो अपने साथ पनीर की सब्जी भी लेकर आए। चाचू वहां से आने के बाद बहुत ज्यादा थक गए थे और कहने लगे, कविता तुम खाना लगा दो, मैं हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ। इससे पहले भी चाचू हमारे घर पर आते जाते रहते थे, तो हम लोग थोड़ा फ्रेंडली भी थे। चाचू और मेरा रिश्ता एक जीजा साली की तरह था। चाचू ने अपना बैक साइड में रख दिया और हाथ मुंह धोने के लिए चले गए। तब तक मैंने खाना लगा दिया था। चाचू हाथ मुंह धोकर आए और हमने साथ बैठकर खाना खाया और बातें करने लगे। चाचू मुझसे कहने लगे, कविता तुम अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, जब मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी भी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत थी। मेरे क्लास के सारे लड़के उस पर मरते थे, लेकिन वो मुझ पर फिदा थी। चाचू की बातें सुनकर तो मैं हंसने लगी और कहने लगी, चाचू आप तो अभी भी बहुत हैंडसम हो, आपकी तो अभी भी गर्लफ्रेंड होंगी ना। चाचू कहने लगे, नहीं यार कविता, जब से मेरी शादी हुई है मैं तो एक को ही झेल पा रहा हूँ। इतना कहकर चाचू मुस्कुराने लगे। उनकी बातें सुनकर मैं भी हंसने लगी। मैं चाचू से कहने लगी, चाचू दूध पियोगे क्या। चाचू मेरी ओर देखने लगे और कहने लगे, हाँ अगर है तो लाओ थोड़ा सा। मैं किचन में जाकर दूध ले आई और चाचू को दे दिया। चाचू ने दूध पिया और कहने लगे, कविता दूध कितना मीठा है, और मजाक करने लगे। मैंने चाचू से कहा, चाचू आप तो रोज अपने घर पर दूध पीते होंगे। चाचू मेरी बात समझ गए और हंसने लगे। फिर हम लोगों ने साथ मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद चाचू फोन लेकर चलाने लगे और मैं किचन में जाकर काम करने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद
हम लोग रात को 2 बजे तक इधर उधर की बातें करते रहे। चाचू इतने अच्छे थे कि बात करते वक्त का पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गई और चाचू अपने कमरे में जाकर सो गए। सुबह मैं जल्दी उठकर चाचू के लिए नाश्ता बनाने लगी, लेकिन मैंने देखा कि चाचू अभी भी नहीं उठे थे। मैं चाचू को आवाज देने लगी और कहने लगी, चाचू आपको देर हो रही है, प्लीज उठ जाइए। लेकिन शायद आज देर रात सोने के कारण चाचू गहरी नींद में सो रहे थे और उन्होंने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं चाचू के कमरे में गई और चाचू को जगाने लगी। फिर मैंने चाचू के ऊपर से कंबल खींचा तो अचानक मेरी नजर ऐसी जगह पर गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं थोड़ी देर तक ऐसे ही चाचू को देखती रही और मेरे मन में तो जैसे लड्डू फूटने लगे। तभी चाचू की आंखें खुल गई और चाचू ने कहा, अरे कविता। मैंने चाचू की तरफ देखते हुए कहा, चाचू उठ जाइए ना, आपको लेट हो जाएगा। चाचू ने फोन उठाकर देखा और कहने लगे, अरे बाप रे, आज तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया। मैंने चाचू से कहा, आप जल्दी से नहा लीजिए, आपका नाश्ता बिल्कुल रेडी है। चाप बाथरूम में गए और नहा धोकर जल्दी से बाहर आ गए। चाचू ने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया और मैंने उनका टिफिन पैक कर दिया। फिर मैंने उनसे पूछा, शाम को क्या बनेगा? उन्होंने कहा, जो तुम्हारा मन करे। उसके बाद चाचू अपने ऑफिस के लिए निकल गए। मैं भी घर की साफ सफाई करने लगी। जल्दी साफ सफाई करने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाकर फिर से तैयार होकर नाश्ता किया और उसके बाद कुछ देर आराम किया। आज घर में कोई नहीं था तो पूरा घर सुना सुना लग रहा था। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं। दोपहर 2 बजे के करीब मैंने सोचा कि थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूं। 4 बजे तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद फोन चलाने लगी। फोन चलाते चलाते कब सो गई कुछ पता ही नहीं चला। 1 घंटे बाद जब मैं उठी तो देखा कि चाचू के आने का समय हो गया था। सोते सोते मैं पूरी पसीने में भीग चुकी थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा नहा लेती हूँ। नहाकर आज मैंने ब्लैक कलर की एक खूबसूरत सी शॉर्ट ड्रेस पहन ली थी। वो ड्रेस मेरी फेवरेट थी और मेरे शरीर पर पूरी तरह से फिट थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेकअप किया। तब तक चाचू भी आ गए थे। उन्होंने मुझे आवाज दी तो मैं कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई तो चाचू मुझे देखते ही रह गए और कहने लगे, अरे वाह कविता, आज तो तुम कमाल की लग रही हो। तुम्हें देखकर तो मुझे जवानी के दिन याद आ गए। मैंने महसूस किया और देखा कि चाचू मुझे एक अलग ही नजर से देख रहे थे। अचानक मेरी नजर फिर से उस जगह पर गई जिसे देखकर मैं शर्मिंदा हो गई, लेकिन चाचू ने उसे बैग के पीछे छिपा लिया था। चाचू मेरी तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि अभी चाचू मुझे अपनी बाहों में भर ले। चाचू के मुंह से तारीफ सुनकर मैं अंदर ही अंदर मगन हो रही थी जैसे किसी ने आग लगा दी हो। लेकिन मैं फिर भी शांत रही क्योंकि वो मेरे चाचू थे। उसके बाद चाचू मुझसे कहने लगे, कविता मैं हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाता हूँ, तुम खाना लगा दो। मैंने कहा, ठीक है चाचू, लेकिन उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। अभी मैंने खाना नहीं बनाया है। तब चाचू कहने लगे, ठीक है तुम खाना बना लो, तब तक मैं आराम कर लेता हूँ। मैंने कहा, ठीक है चाचू। चाचू वहीं सोफे पर बैठकर आराम करने लगे और मैं खाना बनाने के लिए किचन में आ गई जहाँ चाचू बैठे थे। वहां से किचन साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने बार बार पीछे पलटकर देखा तो चाचू की नजर मुझ पर ही टिकी हुई थी। उनका इस तरह से देखना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि चाचू इससे पहले भी कई बार घर आ चुके थे तो वह मेरे साथ काफी खुलकर बातें करते थे और मुझे उनके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए मुझे उनका इस तरह से देखना भी अच्छा लग रहा था। मैं खाना बना रही थी तब लाइट चली गई। ऊपर से इतनी गर्मी थी कि मैं पूरा पसीने में भी हुई थी और अब अंधेरा भी हो गया था। तब तक चाचू अपने फोन की टॉर्च ऑन करके किचन में आ गए और मुझसे कहने लगे, कविता आज गर्मी बहुत ज्यादा है। मैंने कहा, हाँ चाचू, और अब तो लाइट भी चली गई है, मेरे घर में इन्वर्टर भी नहीं है। चाचू ने मुझे टॉर्च दिखाई और मैंने एक
मोमबत्ती जलाकर किचन में रख दी। चाचू कहने लगे, कविता तुम पसीने में पूरी तरह भीग चुकी हो, तो क्या मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ? मैं भी बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने हाँ कह दिया। चाचू खाना बनाने में मेरी मदद करने लगे। मैंने और चाचू ने मिलकर खाना बनाया और बातें करते रहे। थोड़ी ही देर में लाइट भी आ गई। चाचू मेरी तरफ देखने लगे। पसीने में भीगने की वजह से मेरा वजूद साफ दिखाई दे रहा था। मैं भी अब थोड़ा उनकी तरफ मुड़ गई ताकि वो आसानी से मुझे अच्छे से देख सके। फिर मैंने चाचू से कहा, चाचू आप आराम कर लीजिए, बस खाना तैयार होने वाला है। चाचू ने मेरी तरफ पंखा मोड़ दिया और आराम करने लगे। कुछ देर बाद खाना बनकर तैयार हो गया। किचन में काम करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना नहा लिया जाए। चाचू सोफे पर बैठे बैठे अपना काम कर रहे थे। मैंने चाचू से कहा, चाचू मैं नहाने जा रही हूँ। चाचू ने कहा, ठीक है। मैंने नहाकर एक शॉर्ट फ्रॉक पहन ली थी, जो कि चाचू ने ही मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। आज जब मैं उस शॉर्ट ड्रेस को पहनकर आई, तब चाचू की आंखें खुली रह गई। चाचू मुझे देखकर खुश हो गए और कहने लगे, ये तो वही ड्रेस है ना जो मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। मैंने कहा, हाँ चाचू, आपकी दी हुई ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। तब चाचू कहने लगे, तुम इस ड्रेस में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। मन ही नहीं करता कि तुमसे नजरें हटाओ, मन करता है कि तुम्हें इसी तरह देखता रहूं। उनकी बात सुनकर मैंने शर्म से सर झुका लिया। फिर मैंने और चाचू ने मिलकर खाना खाया और ढेर सारी बातें की। किचन का काम खत्म करने के बाद मैं चाचू के रूम में उनसे बात करने चली गई। कुछ देर बाद बात करते करते अचानक चाचू जोर से बोले, कविता तुम्हारे कंधे पर मकड़ी है। इस पर मैं बहुत ज्यादा चौंक गई और घबराते हुए दौड़कर चाचू के गले से लिपट गई। मुझे बहुत डर लग रहा था। इस पर चाचू जोर से हंसने लगे और कहने लगे, अरे पगली, मैं तो मजाक कर रहा था और तुम तो सच में डर गई। मैंने कहा, चाचू प्लीज ऐसा मजाक फिर से कभी मत करना, मुझे मकड़ी से बहुत ज्यादा डर लगता है। अभी भी मैं चाचू के गले लगी हुई थी। चाचू ने मुझे अपनी बाहों में समेट रखा था। मैं थोड़ी शर्माते हुए उनसे दूर हो गई। मैंने चाचू से सॉरी बोला, लेकिन चाचू ने कहा, अरे पगली, कोई बात नहीं है, हम दोनों तो दोस्त हैं, तो इतना तो चलता है। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी छोटी साली मानता हूँ। इतना कहकर चाचू मुस्कुरा दिए। इसके बाद चाचू बोले, आज तुम यहीं मेरे साथ सो जाओ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो। इस पर कुछ देर तक मैं सोचने लगी। फिर मैं खामोशी से चाचू के पास बैठ गई। तभी फिर से एक बार लाइट चली गई। रात के करीब 10 बजे का समय हो रहा था। तब चाचू ने अपने मोबाइल की लाइट ऑन की और कहा, चलो इससे अच्छा आज हम छत पर सो जाते हैं। इस बात पर मैं भी मान गई। चाचू बिस्तर और मच्छरदानी लेकर छत पर आ गए। छत पर भी बहुत ज्यादा गर्मी थी और बिजली अभी तक नहीं आई थी। तब हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर लेटने के बाद मेरे शरीर से फिर से पसीना निकलने लगा था। तब मैंने चाचू से कहा, यहाँ भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। चाचू कहने लगे, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ कहो चाचू। वो बोले, तुम कोई हल्की फुल्की नाइटी पहन लो, इससे तुम्हें गर्मी भी ज्यादा नहीं लगेगी। मैंने भी यही ठीक समझा, लेकिन मुझे बहुत झिझक महसूस हो रही थी। फिर मैं नीचे गई और मैंने नहाकर से एक जालीदार नाइटी पहन ली। जब मैं छत पर आई तो चाचू मुझे देखते ही रह गए। चाचू मुझसे कहने लगे, आज तो तुम हे देखकर दिल में पता नहीं कुछ हो रहा है। कविता, क्या तुम भी वही महसूस कर रही हो? मैंने कहा, चाचू मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? चाचू कहने लगे, जब भी तुम्हारी चाची इस तरह की नाइटी पहनकर मेरे सामने आती है तो मैं खुद पर काबू नहीं कर पाता, और आज जब तुम्हें इस तरह के कपड़ों में देखा है तो मेरा मन बहुत अंदर से मचल रहा है। क्या तुम समझ सकती हो? ये बात सुनकर मैंने अपनी नजरें नीची कर ली। फिर चाचू ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया तो मैं उनके पास बैठ गई। चाचू मुझसे पूछने लगे, क्या कॉलेज में तुम हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा, नहीं चाचू, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मोहल्ले पड़ोस में तो होगा ही, नाचा ने पूछा। मैंने कहा, नहीं चाचू, मुझे अपनी पढ़ाई से कहाँ वक्त मिलता है। चाचू बोले,
कविता, अब तो तुम जवान हो गई हो। इस उम्र में भी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आखिर तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? इस उम्र में तो आकर लड़कियां बॉयफ्रेंड को कपड़ों की तरह बदलती है, और तुम हो कि अभी भी पुराने जमाने वाली जिंदगी जी रही हो। इस पर मैं थोड़ी शर्माई और खामोश रही। फिर चाचू मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर बोले, क्या कभी तुम्हारा मन नहीं कर किसी मर्द के साथ वक्त गुजारने के लिए? मैंने कहा, चाचू अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला। फिर चाचू कहने लगे कि अच्छा तो फिर ये बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मैंने कहा, चाचू आप तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। चाचू बोले, अच्छा तो ये बताओ मेरे साथ तुम्हें बात करना कैसा लगता है? मैंने कहा, चाचू बहुत अच्छा लगता है। इतना सुनकर चाचू के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट छा गई और उन्होंने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। मेरा भी दिल अंदर से मचल रहा था, मैं भी खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। मैंने भी अब कोई विरोध नहीं किया। चाचू की बाहों में मैं खुद को महफूज महसूस कर रही थी। फिर चाचू ने कहा, कविता क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजार सकता हूँ? देखो, अगर तुम रजामंदी दोगी तभी ये सब ठीक रहेगा। अगर तुम्हारी मर्जी इसमें शामिल नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम अपनी जवानी के वह दिन जियो जो हर लड़की आज के टाइम में चाहती है। मैंने शर्माते हुए चाचू से कहा, चाचू जैसा आपको अच्छा लगे। इतना सुनते ही चाचू मुझे वो खुशी देने लगे जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी चाचू के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में हम दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद चाचू मुझे अपने कॉलेज के किस्से सुनाते रहे और उस रात हम दोनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन जब सुबह मैं उठी तो मैं शर्म से चाचू से नजरें नहीं मिला पा रही थी। चाचू कहने लगे, देखो कविता, कोई जबरदस्ती नहीं है। हम दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ है वह हमारी रजामंदी से हुआ है। अगर तुम आगे भी मेरा साथ वक्त गुजारना चाहो तो तुम मुझे बुला सकती हो या फिर मुझे बता सकती हो। उसके बाद तो ये सिलसिला जैसे शुरू हो चुका था। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया और चाचू के साथ मेरा रिश्ता आगे बढ़ता रहा। इसी तरह 1 साल गुजर गया। फिर एक दिन मम्मी को मुझ पर शक होने लगा। मम्मी ने मुझे अपने पास बिठाया और पूछने लगी, कविता ये सब क्या चल रहा है? जरा मुझे भी तो बताओ। तब मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। मम्मी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे बाद में पता चला तो फिर देख लेना। वैसे तुम अब जवान हो गई हो तो मुझे लगता है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। इतना सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। शाम को अचानक चाचू की कॉल आई। मैंने चाचू को सब कुछ बता दिया। चाचू ने कहा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन चाचू घर आए और मम्मी से बात करने लगे। कहने लगे, दीदी कविता अब बड़ी हो गई है, मुझे लगता है अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मेरी नज़र में एक लड़का है और लड़का बहुत अच्छा है। मेरी माँ ने पूछा, लड़का कौन है? तब मेरे चाचू ने कहा, वो मेरे दोस्त का बेटा है। मेरा दोस्त और उसकी वाइफ तो एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वह उनका इकलौता बेटा है। उसकी जॉब बहुत अच्छी है और अकेला ही है घर परिवार में और कोई नहीं है। इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा? मेरी माँ को भी कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि लड़के में कोई कमी नहीं थी और परिवार में भी कोई नहीं था। इस तरह के रिश्ते के लिए तो माँ बाप तरसते हैं। तब चाचू ये बात कहकर चले गए। तब मैंने गुस्से में चाचू को फोन किया और कहा, ये आपने क्या किया? चाचू कहने लगे, तुम फिक्र ना करो, वो बहुत ही भोला है। शादी के बाद भी हमारे रिश्ते में कोई कमी नहीं आएगी। तुम अपने पति के साथ भी खुश रहना और अगर तुम्हें मेरी कमी महसूस हो तो मुझे भी बुला लिया करना। इतना सुनकर मैं भी खुश हो गई। कुछ दिन बाद मेरी शादी हो गई। मेरा पति बहुत ही भोला था और मेरी हर खुशी का ख्याल रखता था। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन चाचू का रिश्ता और मेरा अभी भी बरकरार था। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद मैं जो कुछ कर रही हूँ वह बहुत गलत है, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है
और मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ। लेकिन मुझे चाचू के साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती थी। नितिन भी मुझसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन मुझे चाचू के साथ वक्त गुजारना भी अच्छा लगता था। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और शादी को 3 साल गुजर गए। अब मेरा एक बेटा पैदा हुआ था जो कि मेरे ही पति से था। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद अब मुझे अपने और चाचू के रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि कल को अगर मेरे पति को पता चला तो शायद मेरे रिश्ते पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और मेरी जिंदगी भी तबाह हो सकती है। इस पर मैंने चाचू को बुलाकर बात करने का सोचा। फिर शाम को मैंने चाचू को घर बुलाया और उनसे आमने सामने बैठकर बात की। मैंने चाचू से कहा, चाचू, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ। मेरा पति बहुत भोला है और मैं उसके भोलेपन का फायदा उठा रही हूँ। मुझे अब ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। जैसा भी है वह मेरा पति है। उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया, ना ही मेरे साथ कोई बदतमीजी की, लेकिन मैं उसे धोखा दे रही हूँ। शादी से पहले हमारे बीच जो भी कुछ था वह एक अलग बात थी, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है और मैं एक बच्चे की माँ भी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें अपना रिश्ता बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि अगर चाची को पता चला तो आपकी भी जिंदगी खराब हो सकती है और मेरी भी। इसलिए हमें अब इस रिश्ते को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। इस पर चाचू ने भी अपनी सहमति जताई और कहने लगे, कविता, शायद तुम ठीक कह रही हो। इतना कहकर मैंने चाचू से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अब मैं काफी सुकून में थी। कुछ समय से जो बेचैनी महसूस कर रही थी, अब मैं बहुत ज्यादा खुश थी। वो कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं भी दोहरी जिंदगी जीते हुए तंग आ गई थी। शुरू में वो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं ये गलतियां क्यों कर रही हूँ। इसलिए मैंने ये फैसला किया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कहानी की शुरुआत बिमला नाम की औरत से होती है। बिमला अपने बेटे के साथ इस घर में अकेली रहती थी। उसके पति की मौत काफी समय पहले हो गई थी। आज जब बिमला काम पर जाने से पहले नहाने के लिए बाथरूम में आती है तो उसे बाल्टी में पानी नहीं मिलता। बाथरूम के बाहर रखे ड्रम में भी पानी नहीं था। इसलिए वो अपने बेटे अंकित को आवाज लगाती है ताकि वो पानी का इंतजाम कर सके। लेकिन अंकित तो बिस्तर पर लेटा लेटा अपने हाथों से अपनी बदू को सहलाने लगा हुआ था। इसी बीच उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वह दौड़कर बिमला के पास आता है। बिमला उसे पानी न भरने के लिए बुरा भला कहने लगी। अंकित जल्दी जल्दी नल देखकर कहता है कि हमारी नल में पानी नहीं आ रहा, शायद पाइप में कुछ खराबी हो गई होगी। और इतना कहकर वो पाइप देखने घर से बाहर निकल गया। पाइप देखते देखते वो जंगल में पहुंच गया और तभी उसकी नजर जंगल में बने एक घर पर पड़ती है। घर के बाहर खुले में बाथरूम बना हुआ था, जिसमें दीपिका नाम की एक लड़की नहा रही थी। अंकित मौके का फायदा उठाकर छुपकर लड़की को देखने लगा और उसे देखकर फिर से अपनी बंदूक सहलाने लगा। दूसरी तरफ बिमला एक सब्जी मंडी में थी। बिमला यहाँ सब्जी बेचने का काम करती थी। मंडी की सारी दुकानें किराए पर थी और ये सब लोग अनीता नाम की औरत को किराया देते थे और अनीता इनसे किराया लेकर मंडी के असली मालिक को देती थी। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि अनीता इन सभी से किराया लेकर भाग गई थी, जिस कारण मंडी के मालिक ने दुकानदारों को फिर से किराया भरने को कह दिया था। इस मुश्किल से बचने के लिए ये लोग कानून का सहारा लेने का फैसला करते हैं। रात को बिमला अंकित को समझाने लगती है कि अब उसे भी कोई काम देख लेना चाहिए, क्योंकि वो अकेली पूरे घर का खर्च नहीं उठा सकती। लेकिन अंकित उसकी बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता और चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है।
काफी रात हो गई थी, मगर अंकित को नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे बार बार दीपिका की याद आ रही थी। उसके बारे में सोच सोच कर वो फिर से अपनी बंदूक को घिसने लगा। साला अंकित एक नंबर का लड़का था। वो अगले दिन फिर से दीपिका को देखने पहुंच जाता है। पहले दीपिका नहाती है और फिर अपने पति की मदद करती है। दीपिका के पति का नाम अर्जुन था। भले ही अर्जुन की टांगें काम नहीं करती थी, लेकिन उसकी बंदूक दीपिका की गुफा में बड़े बड़े विस्फोट करती थी। दोनों की उम्र में काफी फर्क था, मगर फिर भी दीपिका अर्जुन का पूरा ध्यान रखती थी। अंकित भी छुपकर दोनों को देख रहा था। खाना खाने के बाद अर्जुन दीपिका को अपने पास बुलाकर अपनी बंदूक दिखाता है, जिसे देखकर दीपिका अपने मुंह का कमाल दिखाने लगी। इन दोनों को मजे करते देख अंकित की भूख भी जाग गई। दूसरी तरफ सभी दुकानदार अपने वकील से बात कर रहे थे, ताकि मड़ी का मालिक इनसे किराया मांगना बंद कर दे और पुलिस अनीता के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे। वकील उन्हें बताती है कि हमने केस दर्ज करवा दिया है, अब जल्दी ही सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। इस खबर से सभी लोग खुश होते हैं। पूरा दिन काम करने से बिमला काफी थक गई थी, इसलिए वो अंकित से मसाज करवाती है, मगर साले अंकित का ध्यान तो दीपिका में था। आज रात को भी वह दीपिका के बारे में सोच सोच कर अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगता है। अंकित की जिस्मानी भूख बढ़ती ही जा रही थी। वह किसी की गुफा में मजे करना चाहता था, लेकिन बेचारे को हाथों से ही काम चलाना पड़ रहा था। अगले दिन बारिश हो रही थी और अंकित बारिश में ही दीपिका को नहाते हुए देखने पहुंच जाता है। उसने अभी हाथ चलाना शुरू ही किया था कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और बाथरूम की कमजोर दीवार टूटकर उसके ऊपर गिर जाती है। दीपिका का खूबसूरत बदन देखकर उसके होश उड़ गए थे, जबकि दीपिका एकदम शांत रहती है। दीपिका अंकित को दीवार ठीक करने को कहती है और अंकित उसकी बात मान लेता है। अंकित चुप था, लेकिन जवान अंकित को देखकर दीपिका को कुछ होने लगा था, जिसके बाद वो अंकित की बंदूक को कुछ बहुत खास दिखाती है। अंकित को पहली बार गुफा मिली थी, जिस कारण वह पूरा जोश दिखा देता है और दीपिका की चीखें निकल जाती है। घर के अंदर बैठे अर्जुन ने भी दीपिका की चीखें सुन ली थी, इसलिए वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। आज दीपिका के साथ मजे कर अंकित बेहद खुश था। खाते समय वह अपनी माँ से अच्छी अच्छी बातें करता है, जिन्हें सुनकर बिमला भी खुश हो गई। अगली सुबह दीपिका घर का सामान लेने बाजार में आई हुई थी। जब वो सामान लेकर घर वापस आई तो उसे रसोई की खिड़की के बाहर अंकित दिखाई देता है, जो उसी से मिलने आया था। दीपिका जल्दी जल्दी उसे अंदर बुलाकर उसके साथ शुरू हो जाती है। आज भी उसकी चीखें अर्जुन ने सुन ली थी, जिसके बाद वो दीपिका को पुकारते पुकारते रसोई की तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि अर्जुन रसोई के अंदर जाता, दीपिका खुद ही बाहर आ जाती है। अर्जुन के पूछने पर वह कहती है कि मेरा मूड बन गया था, इसलिए मैं अपनी झील से खुद ही पानी निकालने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर अर्जुन की जिस्मानी भूख जाग जाती है, जिसके बाद वह दीपिका को खाने की टेबल पर बैठाकर अपनी जीभ का कमाल दिखाने लगता है और अंकित मौका देखकर उनके घर से भाग गया। जैसे ही अंकित अपने घर आता है, तभी उसके घर निशा नाम की लड़की आती है। निशा बिमला की सहेली थी और वह उससे ही मिलने आई थी। बिमला उस वक्त घर में नहीं थी, इसलिए अंकित उसे चाय पानी पूछने लगा। अंकित की नई नई जवानी देखकर निशा को भी कुछ होने लगा और वह अंकित को रिझाने लगी। साले अंकित की बंदूक भी विस्फोट करने को तैयार थी, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी निशा को दबोच लेता है। जैसे ही उन्होंने अपना काम खत्म किया तभी बिमला आ जाती है, जिसके बाद निशा बिमला से बातें करने लगती है। अंकित की पांचों उंगलियां घी में थी। कभी दीपिका तो कभी निशा, वो दोनों के साथ पूरे मजे कर रहा था। ऐसे ही एक रात वो दीपिका को देखने उसके घर के बाहर पहुंच जाता है।
घर के अंदर दीपिका अर्जुन के लिए गर्मा गर्म डांस कर रही थी। कुछ देर मनोरंजन करने के बाद अर्जुन वहां से चला जाता है और उसके जाते ही अंकित दीपिका के पास आकर उसके साथ शुरू हो जाता है। अगले दिन अर्जुन से मिलने उसका वकील ब्रिजेश आया हुआ था। ब्रिजेश को अर्जुन ने ही बुलाया था ताकि अपनी जायदाद दीपिका के नाम कर सके। दीपिका की खूबसूरती देखकर ब्रिजेश भी गर्म होने लगा था, लेकिन वो खुद को शांत रखता है। उसके पूछने पर अर्जुन बताता है कि दीपिका 23 साल की है। जब वो 11 साल की थी तब एक हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। अर्जुन दीपिका के पिता का खास दोस्त था और इस दुनिया में उसके अलावा दीपिका का और कोई नहीं था। दोनों को ही किसी सहारे की जरूरत थी, इसलिए वो दोनों साथ में रहने लगे। कुछ देर बाद अंकित अपने घर में निशा के साथ लगा हुआ था और तभी दीपिका उससे मिलने आ जाती है और वो निशा को वहां से जाते हुए देख लेती है। दीपिका ने जब अंकित से इस बारे में पूछना चाहा तो वो उसकी बात को अनसुना कर उसे अपनी बाइक दिखाने लगा। यहाँ पहले वो दोनों जवान का वाद झगते हैं और फिर उसके आगे का खेल खेलते हैं। इसके बाद दीपिका उसे अपने और अर्जुन के बारे में सब बताती है कि कैसे अनाथ होने के बाद वो उसके साथ रहने लगी। वो ये भी बताती है कि पहले जब अर्जुन मेरे साथ जबरदस्ती करता था तो मुझे बहुत दर्द होता था, लेकिन बाद में मुझे वो सब अच्छा लगने लगा। वो अर्जुन के साथ मजबूरी में रह रही थी, जबकि उसे अंकित के साथ बेहद अच्छा लगता था। अब तो वो दोनों काफी करीब आ गए थे। दोनों को जब भी मौका मिलता तो दोनों कहीं भी शुरू हो जाते। एक दिन जब वो दोनों मजे कर रहे थे तो अर्जुन उन्हें देख लेता है। दीपिका को किसी और के साथ देखकर अर्जुन को बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो खुद को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन दीपिका के समझाने पर वो शांत हो जाता है। जबकि अंकित अपने घर आ जाता है। घबराहट के कारण वह रास्ते में गिर गया था, इसलिए वो घर आते ही नहाने लगता है और तभी उसकी माँ उसे देख लेती है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वो उसे अपनी गर्मी पर काबू रखने को कहती है, लेकिन अंकित उसकी एक नहीं सुनता और अगले दिन फिर से दीपिका के घर पहुंच जाता है। जब वो खिड़की से अंदर देखता है तो उसे दीपिका अर्जुन की बाहों में नजर आती है, जिसे देखकर वो समझ गया कि दीपिका अर्जुन से अलग नहीं हो सकती। अंकित गुस्से में अपने घर आ गया और चाकू की धार लगाने लगा। इसी बीच निशा उसके पास आती है। वो अपनी आग शांत करवाने आई थी, लेकिन अंकित उस पर गुस्सा करने लगा, जिसके बाद निशा उसे बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद रात हो गई, जबकि अंकित दीपिका को पाने के बारे में सोच रहा था। काफी सोचने के बाद वो चाकू लेकर दीपिका के घर पहुंच जाता है और अर्जुन का गला काटने लगता है। अर्जुन खुद को बचाने की कोशिश करता है और तभी उनका शोर सुनकर दीपिका वहां आ जाती है। अर्जुन मर चुका था और अंकित उसके पास खड़ा रो रहा था। दीपिका के हाथ में गन थी और वो अंकित पर गोली चलाती है। सुबह जब पुलिस आई तो दीपिका उन्हें बताती है कि मैंने अंकित को कभी नहीं देखा, शायद वो चोरी करने आया था। अर्जुन को मारने के बाद वो मुझे भी मारने वाला था, इसलिए मैंने अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चला दी। अंकित इस वक्त अस्पताल में था और बिमला उसकी हालत देख रो रही थी। अंकित भी बहुत रो रहा था क्योंकि वो जिदा तो बच गया था, लेकिन अर्जुन के कत्ल में उसे जेल जाना पड़ रहा था। दूसरी तरफ दीपिका एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही थी, जो इस वक्त ब्रिजेश के साथ थी। इसके बाद वकील बिमला और बाकी दुकानदारों को बताता है कि आप सबको इस साल के साथ साथ अगले साल का भी किराया देने की जरूरत नहीं, क्योंकि अनीता आपसे दुगना किराया लेती थी और हमने उसे पकड़कर उससे सारे पैसे वापस ले लिए हैं। असल में मडी की सारी जगह अर्जुन की थी, जो उसकी मौत के बाद दीपिका की हो गई। दीपिका ने लोगों की हमदर्दी पाने के लिए कुछ पैसे भी बांट दिए थे
और वो खुद अर्जुन की सारी जायदाद बेचकर वकील के साथ दूसरे शहर की तरफ निकल पड़ती है। असल में दीपिका वकील से प्यार करती थी। अंकित को अपने प्यार में फंसाना और उसका अर्जुन को मारना, ये सब इनकी योजना थी, ताकि अर्जुन रास्ते से भी हट जाए और इन्हें उसकी जायदाद भी मिल जाए। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई हो।